Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss one of the most important topic of Indian history, and that is the Indus Valley civilization. Why it is important? It is important because Indian history start from Indus Valley civilization. यहाँ से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो दैट इज व्हाई द टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इन वन फॉर्म और अदर वी गेट एवरी ईयर क्वेश्चन in different exams from this Indus Valley civilization. That could be in the form of MCQ or that could be in the form of written form also. तो Indus Valley civilization का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री. तो जैसे लास्ट की क्लास से हम उसको कंटिन्यू करते हैं. इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द नियोलिथिक एज. तो नियोलिथिक एज में मैंने आपसे बताया था कि जो लाइफ थी वो कंप्लीटली सेटल्ड हो चुकी थी. सेटल्ड इसलिए हुई थी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से लाइफ सेटल्ड थी. अगर लाइफ सेटल्ड थी नियोलिथिक एज में, तो इसका मतलब नियोलिथिक एज से पहले लाइफ सेटल्ड नहीं थी. डेफिनेटली इट वाज नॉट सेटल्ड बिकॉज इट वाज द स्टोन एज. एंड पैलियोलिथिक एज में तो जो पीपल थे, जो स्टार्टिंग जो पीपल थे वो स्कैवेंजर्स थे और बाद में वो हंटर्स और गैदरर्स बने. तो मेसोलिथिक तक आते आते कुछ लाइफ के अंदर सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेटलमेंट. बट और नियोलिथिक एज में जाकर लाइफ कंप्लीटली सेटल्ड हो गई थी. अब जब लाइफ सेटल्ड हो गई है तो कैसे सेटल हुई कि उसके अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था. तो पीपल जो थे दे कुडंट लीव देयर क्रॉप्स. तो अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को या अपनी एग्रीकल्चर को वो छोड़कर जा नहीं सकते थे. तो दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर क्रॉप्स वर. That's how the settled life was started. अब इनिशियल स्टेजेस में तो कुछ फैमिलीज ने एक साथ रहना शुरू किया. विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी प्रोडक्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उस जगह का, कोई भी पर्टिकुलर जगह हो सकती है, उसका एरिया बढ़ा और उसने एक विलेज की फॉर्म लेनी शुरू कर दी. विलेज के बाद फिर उसका और एरिया बढ़ने लगा और जो लोगों के पास सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी है. सरप्लस प्रोडक्शन इन द सेंस दैट कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ गई प्रोडक्शन, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी. तो रिक्वायरमेंट जब बढ़ रही थी तो प्रोडक्शन भी बढ़ा. तो प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन जब हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज्यादा वो लोग प्रोडक्शन करने लग गए थे. तो जो ज्यादा बच गया, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, इट मीन्स दैट वाज द सरप्लस प्रोडक्शन. अब उस सरप्लस प्रोडक्शन को सेल आउट करेंगे वो, तो उसको सेल करने के लिए, क्योंकि उनके जो पर्टिकुलर विलेज है या जो एरिया है वहां की रिक्वायरमेंट तो उन्होंने पूरी कर ली, तो अब उसके लिए उन्हें नए एरिया और नए लोग चाहिए थे. तो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड मूविंग टू अदर प्लेसेस आल्सो एंड दैट्स हाउ द मार्केट्स स्टार्टेड. मार्केट्स एमर्ज कर गई और मार्केट्स के बाद फिर टाउन्स बने, बड़े टाउन्स बने और सिटीज कन्वर्ट कर गई. तो इस तरह से, और ये कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी यही कंसेप्ट रहा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने पैलियोलिथिक एज को भी डिस्कस किया है, एक्सपीरियंस किया है, मेसोलिथिक एज को भी किया है और नियोलिथिक एज को भी किया है. हाँ, उनके टाइम अलग अलग हो सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज कहीं पर पहले आई, मेसोलिथिक बाद में आया, नियोलिथिक कहीं पहले आ गया, कहीं पर बाद में आया. बट ऑलमोस्ट द होल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड वाज दैट इट क्रॉस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक एज. तो अब जब विलेज बन गए तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो सबसे पहला विलेज बना जहां पर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सेटल्ड लाइफ के एविडेंसेस मिलते हैं, वो मेहरागढ़ है. मेहरागढ़ आज के टाइम का जो पाकिस्तान है, बिफोर 1947 देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ पाकिस्तान. तो आज का जो पाकिस्तान है उसमें काची प्लेन्स हैं बलूचिस्तान एरिया के अंदर. तो उस काची प्लेन्स में सबसे पहले मेहरागढ़ के अंदर फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन और लोगों का एक सेटल्ड लाइफ जो थी शुरू हुई. जो पहले गांव जो बने वो मेहरागढ़ में थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर. तो इसको हम मैप में देखते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, जैसे ये मैप है इंडिया का, तो ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है ये हमारी बाउंड्री है इंडिया की, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की, और यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है. ये पाकिस्तान का एरिया है, इससे पहले का एरिया इंडिया का है. और ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया खत्म हो रहा है और अफगानिस्तान स्टार्ट होता है. और ये जो ग्रीन लाइन है ये अफगानिस्तान का एरिया, यहाँ पर अफगानिस्तान में लिखा हुआ है. तो ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है. और उसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान से जो लगा हुआ है वो ईरान का एरिया है. ईरान का एरिया, ये सुदका जोंडर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. यह भी मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ. तो ईरान के अंदर कुजिस्तान और अलीकोश, दो जगह विलेज लाइफ स्टार्ट हुई, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई. ईरान में अलीकोश और कुजिस्तान में. उसके साथ ही लगा हुआ एरिया है ईरान, इराक का.
तो इराक में जारमो में सबसे पहले विलेज बने, तो मेहरागढ़ में सबसे पहले विलेज बने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर ये पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर ये एरिया मेहरागढ़ का है, यहाँ पर सबसे पहले विलेज बने हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके साथ साथ ईरान का जो एरिया था वहां पर खुजिस्तान और अलीकोश में विलेज बने। उसके बाद जो इराक है, इराक में जारमो में सबसे पहले जारमो के नाम से जो जगह थी वहां पर विलेज बने। उसके साथ साथ जो टर्की है, टर्की में कैटल हयूक वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट विलेज इन द टर्की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विलेज लाइफ स्टार्ट हो गई थी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारा टॉपिक है, उसकी जो एक्सटेंशंस क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये कहां से कहां तक स्प्रेड करता है। तो ईस्ट में ये ए है, ए से मतलब यहाँ पर आलमगीरपुर, ये एक जगह का नाम है, स्टेट एक जगह का नाम है, ये मेरठ में है, ये दिल्ली से नजदीकी है, अराउंड 60 प्लस समथिंग किलोमीटर्स में। तो यहाँ पर आलमगीरपुर है, ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और वेस्ट में ये बाउंड्री चली जाती है सुतका जेंडोर तक, सुतका जेंडोर जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर है। तो ईस्ट से वेस्ट ये जो एरिया है हमारा, ये इंडस वैली की बाउंड्रीज है, ईस्ट बाउंड्री और वेस्ट बाउंड्री, आलमगीरपुर और सुतका जेंडोर। और इसका जो एरिया है वो करीब 1600 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। अब नॉर्थ में जो बाउंड्री है हमारी, ये मांडा है, यहाँ पर ये मांडा है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्लेस है मांडा, वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली की। अब यहां से ये, और साउथ में जो है वो दामियाबाद है महाराष्ट्र के अंदर, ये एरिया। तो एरिया जो बन रहा है इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आलमगीरपुर से स्टार्ट हुआ, सुतका जेंडोर तक गया पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर, और नॉर्थ में मांडा और साउथ में दामियाबाद। उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो अफगानिस्तान में भी मिली है। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक तो इंडिया रूल्ड अप टू द अफगानिस्तान, इतना बड़ा इंडिया का ही एरिया होता था। तो अफगानिस्तान में दो इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं जो इंडस वैली पीरियड की हैं। वन इज द शोरतुगाई, एक ये शोरतुगाई इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है मुंडी गैक, यहाँ पर ये मुंडी गैक। तो ये मुंडी गैक, ये यहाँ पर मुंडी गैक है, और ये मुंडी गैक, और ये शोरतुगाई, ये अफगानिस्तान का एरिया है। तो अब अफगानिस्तान की शोरतुगाई को हम मांडा से जोड़ देते हैं, ये एरिया, और इसको हम यहाँ पर मुंडी गैट तक ले आते हैं, और मुंडी गैट से इधर हम चले जाते हैं सुतका जेंडोर पर। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, और इधर ही दामियाबाद का भी एरिया है, ये एरिया जो बना, ये जो शेप आ रही है, ये एरिया पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। इतने बड़े एरिया के अंदर करीब 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, और इसने इंडिया को कवर किया हुआ है, पाकिस्तान को कवर किया है, और कुछ पार्ट इसमें नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान का भी है। तो इतना बड़ा जो एरिया था, दैट वाज द एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये तो इसका एरिया हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी उनके ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक तो आलमगीरपुर साइट हो गई, इंडिया की जो मैं साइट्स है पहले वो आपको बता रहा हूँ। तो एक तो इंडिया के अंदर आलमगीरपुर साइट है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा राखीगढ़ी, जो इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है, जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी। उसके बाद कालीबंगन है, के फॉर कालीबंगन, ये राजस्थान में है। बी फॉर बनवाली, ये भी हरियाणा में है, और ये राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दामियाबाद, ये महाराष्ट्र में है, ये इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और लोथाल, जहां से डॉकयार्ड मिला है, जहां से वो लोग ट्रेड करते थे बाय द सी रूट विद द मेसोपोटामिया, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी इंडिया के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको साइट बना के दे सकते हैं, मैप में पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द साइट, और या ये साइट कौन सी स्टेट में है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है, सबसे छोटी साइट कौन सी है, सबसे पहले कौन सी साइट एक्सकेवेट हुई, कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने की। तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पर ये हड़प्पा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज एट the excavation of Indus Valley civilization first of all started at हड़प्पा। हड़प्पा में सबसे पहले एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता हड़प्पा में ही चला था। दैट्स व्हाई इस इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को, जिसने 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है, उसको हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले सिविलाइजेशन का पता चला था। That's why this civilization is also known as the Harappan civilization. उसके बाद ये मोहनजोदाड़ो, M for मोहनजोदाड़ो, that is also very much important site. Then this कोटडीजी, छानूदारो एंड आमरी, ये पाकिस्तान के अंदर है जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसके बाद मैंने दो साइट्स और आपको बताई थी, मुंडी गैक और शोरतुगाई। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स
साइट्स तो इसकी अराउंड 1400 साइट्स मिली हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की वो अभी तक डेसिफियर नहीं है, और वो इस वजह से हम इंडस वैली के बारे में जो एक कॉन्क्रीट नॉलेज जो है वो हम लोगों के पास अभी तक नहीं है। और जो नॉलेज हमारे पास है वो वहां से जो हमें जो उनकी बिलोंगिंग्स मिली हैं उनके बेस पर हमारी जो नॉलेज बनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उन बिलोंगिंग्स के ऊपर हमारी नॉलेज है। तो इसकी स्क्रिप्ट डेसिफियर नहीं है, ये किसका एक नेगेटिव और लूज पॉइंट है। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये पूरा एरिया आप लोगों ने समझ लिया कि इंडस वैली का एरिया था। अब इसकी जो थी इसको स्टडी कैसे करना शुरू हुआ, तो स्टडी में जो इसको सबसे पहले जो इसको विजिट किया एक उनका नाम था चार्ल्स मेसन, वो ब्रिटिश थे, और 1826 में उन्होंने इस हड़प्पा को सबसे पहले विजिट किया। और यहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग और टावर्स के साथ एक बिल्डिंग दिखाई दी, बहुत बड़ा माउंट दिखाई दिया, एक टीला दिखाई दिया, और उन्होंने ये सोचा कि ये जो टीला है ये अलेक्जेंडर के टाइम्स को बिलोंग करता है। तो उसके बाद फिर इसी एरिया में पाकिस्तान के एरिया में ही जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो एक रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, रेलवे ट्रैक फ्रॉम लाहौर टू कराची, वो रेलवे स्टेशन एक रेलवे ट्रैक बना रहे थे ट्रेन के लिए 1856 में। तो वहां पर जो लेबर वर्क कर रही थी उनको डिगिंग में खुदाई करते हुए वहां पर उनको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ब्रिक्स मिली, और वो 100,000 जो ब्रिक्स थी वो आईवीसी से बिलोंग करती थी, और उन्होंने उसको सिंपल ट्रैक में ही यूज कर लिया, अदरवाइज उनको तो म्यूजियम में रखना चाहिए था क्योंकि वो बहुत हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज थी। तो ये इसके बाद जहाँ पर लाहौर में कुछ वर्क हुआ, लाहौर कराची में जो ट्रैक बन रहा था वहां पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ब्रिक्स मिली। उसके बाद जनरल कुनिंगम ने इस पर्टिकुलर साइट को हड़प्पा को 3 बार विजिट किया, 1853 में, 1856 में और 1872-73 में। अब इन लोगों ने विजिट तो कर लिया, उसके बाद जीएफ फ्लीट थे, उन्होंने 1912 में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया, और वो जो मैगजीन थी उसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बताया भी कि इसकी जो फाइंडिंग्स मिली, चाहे वो कुनिंगम को मिली हो या चार्ल्स मेसन को मिली हो, लेकिन उसकी जो रियल इंपॉर्टेंस थी ये लोग इंडस वैली की रियल इंपॉर्टेंस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। रियल इंपॉर्टेंस जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो आइडेंटिफाई हुई है 1921 और 1922 में, जब 2 इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, वन वाज दयाराम साहनी जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था, और दूसरे थे आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट किया था। तो यहां से जब एक्सकेवेट हुआ तब इंडिया की जो इमेज थी वो लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने इंडिया की इमेज आई। अदरवाइज उससे पहले जो इंडिया की इमेज थी, द इमेज वाज वेरी बैड, एंड वो इमेज ये बनी हुई थी कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द इलिटरेट एंड द बैकवर्ड एंड द पुअर पीपल, दे डोंट हैव एनी कल्चर एंड सिविलाइजेशन, रादर इट्स ए कंट्री ऑफ दोज पीपल हु इन्वॉल्व्ड इन द योगिक प्रैक्टिसेस, इट्स ए कंट्री ऑफ द स्नेक चार्मर्स एंड रॉक क्लाइंबर्स। जैसे रोमिला थापर की बुक में लिखा भी हुआ है कि इंडिया को क्या माना जाता था कि ये साफ सपेरों का देश है और इनका कोई कल्चर सिविलाइजेशन नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रैशनलिस्टिक थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच, साइंटिफिक एटीट्यूड से इनका लेना देना कोई दूर दूर तक नहीं है। ये रूमर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में रिगार्डिंग द इंडिया। लेकिन जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की और वहां से जो बिलोंगिंग्स हमें मिलने लगी हैं, उससे पता चला कि व्हाट एक्चुअली इंडिया वाज। तो इंडिया की और जो ये इसकी जो डिस्कवरीज हुई हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की, तो उसको ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम उसमें जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, और उन्होंने इसको पब्लिश किया, एंड दैट गेव ए सेंसेशन टू द एंटायर वर्ल्ड, एंड इंडिया गॉट इट पोजीशन फॉर विच इट डिजर्विंग फॉर सो मेनी years. So that is why we can say that was the importance of the Indus Valley civilization also. तो अब इसमें हमें आगे जो टॉपिक्स में पढ़ना क्या है, इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि इस इतने एरिया के अंदर जो 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, इसके अंदर जो लोग रहे, और टाइम पीरियड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है, अदरवाइज डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल इज ऑफ द मॉर्टिमर व्हीलर। और मॉर्टिमर व्हीलर ने जो टाइम दिया है वो 2300 BC टू 1750 BC का टाइम दिया है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर जो लोग रहते थे इन एरियाज के अंदर, चाहे वो राखीगढ़ी हो, कालीबंगन हो, कौटिजी हो, छानूदारो हो, लोथाल हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, वो लोग कौन थे,
और उनका ओरिजिन क्या था, वेदर दे बिलोंग टू दिस एरिया और वेदर दे केम आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, व्हाट वाज देयर ओरिजिन, व्हाट वाज देयर सोसाइटी, उनका खान पान, उनकी ड्रेसेस क्या होती थी, उनके मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या थे, फेयर्स क्या होते थे, ऑल वी हैव टू डिस्कस इन द सोसाइटी। देन व्हाट वाज देयर पॉलिटी, उनकी गवर्नमेंट कैसे चलती थी, जैसे आज वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी, what type of government they people had, that we had to discuss in the polity। उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता था, एग्रीकल्चर क्या था, क्या उनकी इकोनॉमी होती थी, उनका रिलीजन क्या था, और इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल कैसे हुआ। और उसके बाद वैदिक एज स्टार्ट हो जाएगी, आर्यंस की एज बाय 1500 BC। तो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास ओनली। और नेक्स्ट क्लास जो कल हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इसके ओरिजिन्स को, इसकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, इसका डाउनफॉल, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ये था कि कैसे लाइफ जो थी नियोलिथिक एज में सेटल्ड हुई, और वो सेटल्ड लाइफ कैसे एक विलेज लाइफ में कन्वर्ट हुई। विलेज लाइफ में एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से बिग सिटीज बनी, सिटीज टाउन्स में कन्वर्ट हुई, और किस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब सिटीज जो थी अपने एग्जिस्टेंस में आई। और इसके बाद इसके ऊपर किन आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्क किया, चार्ल्स मेसन ने क्या वर्क किया, अलेक्जेंडर क्विनिंघम ने क्या वर्क किया, जे.आर. फ्रीड ने क्या वर्क किया, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, इन लोगों ने का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को का पूरे वर्ल्ड को पता चला। और इस टॉपिक्स में हमें पढ़ने क्या क्या है, हमें इसकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन और उसके डाउनफॉल को डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स।